नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो मानव सभ्यता की बिल्कुल नींव से जुड़ी है। हम लेखन कला के उस महान आविष्कार से लेकर मानवता के सबसे पहले शहरों की उन उलझी हुई लेकिन बेहद दिलचस्प और व्यस्त सड़कों तक का सफर तय करेंगे। कुल मिलाकर आज हम प्राचीन मेसोपोटामिया के रहस्यों को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे: लेखन का जन्म, मंदिर और कृषि समाज, उस शहर का जीवन, मारी का व्यापार और अंत में गिलगामेश और इन शहरों की अहमियत। हम कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियों से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे प्राचीन शहरी जीवन की रोजमर्रा की दिनचर्या तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेखन के जन्म की। हमारी कहानी शुरू होती है उरुक नाम के एक बेहद शानदार शहर से। वहां के राजा थे एनुमरकर। एनुमरकर को अपने एक नए मंदिर को सजाने की धुन सवार थी। उन्हें अराटा नाम के एक बहुत दूर के देश से लाजवर्द मणि, सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातुएं मंगवानी थी। अब जरा सोचिए, इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक दरअसल एक छोटी सी मानवीय भूल का नतीजा था। हुआ कुछ यूं कि राजा ने अपने दूत को अराटा भेजा। दूत ने दिन रात यात्रा की, कई पहाड़ पार किए, और जब वो वहां पहुंचा तो बुरी तरह थक चुका था। इतनी लंबी और थका देने वाली यात्रा के कारण वो अपना संदेश ही भूल गया और उसने राजा का संदेश पूरा गोलमोल कर दिया। इस लगातार होने वाली परेशानी से तंग आकर राजा एनमरकर ने एक चिकनी मिट्टी की पट्टी काली और उस पर कुछ शब्द उकेर दिए। कमाल की बात है ना, एक थके हुए और भुलक्कड़ दूत की वजह से राजा को अनजाने में ही गीली मिट्टी पर स्थायी लेखन कला का आविष्कार करना पड़ा। खैर, अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मंदिर, कृषि और तत्कालीन समाज की ओर। 5000 ईसा पूर्व के दक्षिणी मेसोपोटामिया में पहली बस्तियां आधिकारिक रूप से विकसित होकर संगठित शहरी केंद्रों का रूप लेने लगी थी। ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। उस समय शहर मुख्य रूप से 3 तरह के विकसित हुए: मंदिर केंद्रित, व्यापार केंद्रित और शाही शहर। इनमें जो मंदिर केंद्रित शहर थे, उनका विकास समझना बड़ा ही दिलचस्प है। ये शहर दरअसल देवी देवताओं के शाब्दिक घर के रूप में काम करते थे, जैसे चंद्र देवता उर या युद्ध और प्रेम की देवी इन्नाना। लोग इन मंदिरों के आसपास आकर बसने लगे और देखते ही देखते ये विशाल शहरों में तब्दील हो गए। अब एक दिलचस्प तुलना देखिए कि कैसे ये कच्ची ईंटों से बने मंदिर सामान्य घरों से बिल्कुल अलग होते थे। आम घरों की दीवारें एकदम सपाट होती थीं, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थीं। यही अनोखा डिजाइन इनकी सबसे बड़ी पहचान थी। स्थानीय लोग यहाँ आकर अपने देवी देवताओं को मछली, दही, अन्न और जानवरों की बलि अर्पित किया करते थे। पर इन शहरों में सब कुछ इतना आसान नहीं था। जमीन उपजाऊ जरूर थी, लेकिन मेसोपोटामिया के किसानों को लगातार संकटों से जूझना पड़ता था। कुछ प्राकृतिक संकट थे, जैसे दजला और फरात नदियों में अचानक बाढ़ आना या उनका रास्ता बदल लेना। और कुछ इंसान के खुद के बनाए हुए संकट थे, जैसे नदी के ऊपरी हिस्से वाले किसान कभी-कभी जरूरत से ज्यादा पानी रोक लेते थे या नदी में जमा गाद की सफाई नहीं करते थे। संसाधनों को लेकर अक्सर लड़ाइयां होती थी और इन्हीं लड़ाइयों को जीतने वाले मुखिया आगे चलकर शक्तिशाली नेता बन गए। अगर उस समय के समाज की बात करें तो ज्यादातर धन दौलत एक बहुत ही स्पष्ट उच्च वर्ग के पास केंद्रित थी। लेकिन एक चीज जो हमें बड़ी जानी पहचानी लगेगी, वो है उनका एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का ढांचा। घर का मुखिया पिता होता था। विवाह के लिए दोनों पक्षों की सहमति, उपहारों का लेन देन और मंदिर में भेंट चढ़ाने जैसी रस्में भी आज के समाज से काफी मिलती जुलती हैं। और हाँ, संपत्ति पर मुख्य रूप से बेटों का ही अधिकार होता था। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, और शहर की जिंदगी। 1930 के दशक में पुरातत्वविदों ने उर शहर की बहुत ही व्यापक स्तर पर खुदाई की थी। इससे हमें पहली बार जमीनी हकीकत देखने का मौका मिला कि उस दौर में आम लोग अपना रोजमर्रा का जीवन असल में कैसे जीते थे। आज के समय में हम चौड़ी, सीधी सड़कों और अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की उम्मीद करते हैं, है ना? लेकिन उस शहर की हकीकत बिल्कुल अलग थी। वहाँ बहुत ही पतली और टेढ़ी-मेढ़ी गलियां थीं। गाड़ियां तो जा ही नहीं सकती थी, इसलिए सामान ढोने के लिए गधों का इस्तेमाल होता था। गलियों में पानी निकलने का कोई सिस्टम ही नहीं था।
बारिश का पानी ढलान के जरिए सीधे घर के भीतरी आंगन में बने एक गड्ढे में जाकर गिरता था। मतलब शुरुआती शहरीकरण में नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और हाँ, एक और हैरान करने वाली बात, और शहर के निवासी साफ सफाई को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे। वे अपने घर का सारा कूड़ा सीधे बाहर सड़कों पर फेंक देते थे। अब जाहिर है, समय के साथ ये कचरा जमता गया और सड़कों का स्तर ऊंचा होता गया। इसके कारण लोगों को हर कुछ सालों में अपने घरों की दहलीज को भी ऊंचा करना पड़ता था, ताकि सड़क का कचरा और कीचड़ उनके घर के अंदर ना घुस जाए। घर बनाने को लेकर लोगों में कुछ अजीबोगरीब अंधविश्वास भी थे। एक प्राचीन मान्यता थी कि अगर लकड़ी का दरवाजा बाहर की ओर खुलेगा तो पत्नी अपने पति के लिए कष्ट का कारण बनेगी। इसलिए वे घरों के दरवाजे हमेशा अंदर आंगन की ओर ही खुलवाते थे, जिससे प्राइवेसी भी बनी रहती थी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वे अपने मृतकों को कहीं बाहर कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि अपने ही घर के फर्श के ठीक नीचे दफना देते थे। खैर, अब इस अव्यवस्थित शहरी जीवन से निकलकर चलते हैं अपने चौथे हिस्से पर, एक बहुत ही सुनियोजित और अमीर शाही व्यापारिक केंद्र की ओर। ये है फरात नदी के तट पर बसा मारी नगर, जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर था। ये 10% का जादुई आंकड़ा कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये मारी नगर की अपार संपत्ति का सबसे बड़ा राज था। मारी नगर में खेती कुछ खास नहीं होती थी, लेकिन ये एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। सीरिया, साइप्रस और मिस्र से तांबा, टिन और शराब लेकर आने वाले जहाज़ों को मारी के बंदरगाह पर रुकना पड़ता था। वहां अधिकारी जहाज़ों का निरीक्षण करते और हर माल पर सीधा 10% का टैक्स लगा देते थे। बस इसी एक टैक्स व्यवस्था ने मारी को उस समय का सबसे अमीर शहर बना दिया था। वहां बसे हुए किसानों और घुमंतू पशुचारकों के बीच का रिश्ता भी बड़ा खट्टा मीठा था। टकराव भी था और सहयोग भी। पशुचारक जब अपने जानवरों को पानी पिलाने नदी तक ले जाते तो अक्सर किसानों की फसलें बर्बाद कर देते थे या कभी-कभी गांव लूट लेते थे। बदले में किसान उनका रास्ता रोक देते थे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें एक दूसरे की जरूरत भी थी। पशुचारकों को अनाज और औजार चाहिए थे, जिसके बदले वे किसानों को पनीर, मांस और चमड़ा देते थे। ये खानाबदोश लोग कई बार खेतों में मजदूरों या भाड़े के सैनिकों के रूप में भी काम करते थे। और कमाल की बात देखिए, ये घुमंतू लोग समय के साथ वहां के समाज में इतने गहरे रच बस गए कि मारी नगर के जो शक्तिशाली राजा थे वे खुद एमोराइट समुदाय के थे, जो मूल रूप से एक खानाबदोश पशुचारक समूह ही था। इन एमोराइट राजाओं ने न केवल इस शहरी जीवन को अपनाया, बल्कि स्थानीय देवताओं के साथ साथ अपने देवता डैगन के लिए भी एक विशाल मंदिर बनवाया। ये दिखाता है कि घुमंतू संस्कृतियां शहरी ताने बाने में इस कदर घुल मिल गईं कि वे सत्ता के शिखर तक पहुंच गईं। तो चलिए अब अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, गिलगामेश और शहर की असली कीमत। आइए वापस मैक्रो लेवल पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग इन शहरों को कितना गहरा महत्व देते थे। इस भावना को गिलगामेश के महाकाव्य में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। गिलगामेश की कहानी बड़ी ही भावुक है। वो एनमरकर के बाद उरूख का एक बेहद शक्तिशाली राजा बना, लेकिन जब उसके सबसे अजीज दोस्त की मृत्यु हो जाती है तो वो गहरे शोक में डूब जाता है। वो अमरता की खोज में पूरी दुनिया में भटकता है। उसे लगता है कि वो मौत को हरा देगा, लेकिन अंततः वो विफल रहता है। वो खाली हाथ निराश होकर वापस उरूख लौटता है और यहीं उसे एक बहुत बड़ा एहसास होता है। जब वो उरूख शहर की विशाल और मजबूत चारदीवारी को देखता है तो उसे समझ आता है कि मनुष्य कभी अमर नहीं हो सकता, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए ये शानदार शहर और सभ्यता ही उसकी असली स्थायी विरासत है। गिलगामेश का अपनी सभ्यता और शहर पर जो गर्व था वो आज भी हमारे लिए उतना ही मायने रखता है। अंत में एक विचार करने वाली बात छोड़ जाते हैं, यदि किसी सभ्यता की सबसे बड़ी विरासत वह शहर है जो वो अपने पीछे छोड़ जाती है, तो हमारे आधुनिक शहर कल के इतिहासकारों को हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगे। जरा सोचिए, 5000 साल बाद जब इन कंक्रीट के जंगलों की खुदाई होगी तो वे हमारे बारे में क्या कहेंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।